कहते और सुनते आ रहे हैं, ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 12th न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी का चल रहा है, आखिरी उस पर है। तो न्यूमेरिकल ये मैं लिख रहा हूँ, इसको देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। बंद कर। क्या दे रखा है, ये हमने एक फिगर दे रखा है। फिगर को मैं पहले बताता हूँ, दिखाता हूँ। इसमें जो एक बैटरी है 15 वोल्ट का लगा हुआ है, ये 1 2 3 4 5 रजिस्टर लगे हुए हैं, 3 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं, और एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, कैपेसिटर है ये, याद आ रहा है, 3 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, ठीक है ना, 3 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है। और इस फिगर के बेस पे क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस में कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये बताना है। कितनी बात समझ में आई। सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या बताया कि जब हम लोग इधर से करंट पास करेंगे तो कैपेसिटर में क्या होता है, चार्जिंग करते थे, याद तो है। इधर चार्ज पॉजिटिव चाहते थे, इधर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पॉजिटिव आगे जाता था। तो उस तरह से चार्ज जो है ना सेम जाता था, करंट सेम रहता था कैपेसिटर के अंदर। और जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो अब चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा वो, और जब चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा तो फिर उसमें चार्ज आगे नहीं जा पाएगा। जब आगे नहीं जाएगा तो आगे करंट नहीं होगा। तो क्या बताया कि जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है या स्टेडी स्टेट आ जाता है, स्टेडी स्टेट एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्टेडी स्टेट का मतलब फुल्ली चार्ज हो गया। तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये जो है इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है ना। जब कोई करंट नहीं जाएगा तो फिर इसका पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ पहले। व्हेन देयर इज स्टेडी state in the circuit there is no current following through कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं करेगा इसमें, ठीक है। अब अगर कैपेसिटर से पास नहीं करेगा तो जो बचा हुआ डायग्राम है वो कैसा होगा, हम लोग दोबारा से रीड करते हैं। द सर्किट विल बी सो द सर्किट विल रिड्यूस्ड इन द फॉर्म। अब हम इसे हटा के बताते हैं। तो इसको देखो, यहाँ से इसमें देखो, इससे जब करंट जाएगा नहीं तो इस वायर से भी कोई करंट नहीं जाएगा। इस वाला EF में जो रजिस्टर लगा हुआ है इससे भी कोई करंट नहीं जाएगा। अब सिर्फ ये वाले बच जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग बना रहे हैं तो एक रजिस्टर तो ये है, एक रजिस्टर 3 ओम का ये है, एक 3 ओम का ये है, और इसके बाद यहाँ से करंट आ रहा बैटरी से, और ये जो है यहाँ से एक रजिस्टर यहाँ पे है और ये आके इधर आ गया। अल्फ़ाबेट जो है ना ये A B C D यहाँ से ले लेते हैं, C D, और यहाँ F आ गया। ये जो है ना पूरा सर्किट जो है ना हट गया यहाँ से, इधर से कोई करंट जाएगा नहीं। ये कैपेसिटर से एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ ताकि या आप समझ में रहे कि कैपेसिटर रहेगा तो कैसे उसका हैंडल करना है, ठीक है। आगे चले। अब देखो ये जो 3 ओम के, 3 ओम के ये हैं, 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 ठीक है। तो यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ देखो B2C और C2D ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है, और ये जो ना A2D इसके पैरेलल में है, और इन दोनों का जितना रिजल्ट आएगा
उसका DF सीरीज में आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या दिखाएंगे इसमें, रजिस्टर्स इन BC CD are in series while AD is in parallel। ठीक है ना। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सो इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पिछले बच्चों को दिख रहा है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा, देखो 3, 3, 6 तो सीरीज के हो जाएंगे और ये 3 पैरेलल में, तो 6 × 3 + 6 + 3, इन दोनों का तो इक्विवेलेंट आ जाएगा ये। और अगर हम लोग DF भी ले लेते हैं तो DF क्या है, सीरीज में है, तो +3, ये पूरे का कर लिया। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये पूरे कर लेते हैं, ये दोनों सीरीज का 3 + 3 6 हो गया और ये 3 पैरेलल में आ गए। तो 6 और 3 पैरेलल में होते हैं ना, तो दो ऊपर में मल्टीप्लाई दोनों में प्लस कर लेते हैं नीचे में, तो ये इसका पूरे का इक्विवेलेंट आ जाएगा। और ये जो 3 है ये हमने 3 और प्लस कर दिया सीरीज की वजह से, तो कितना हो जाएगा ये 2 + 3 5 ओम का हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। इस सब का पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम का आ जाएगा। अब करंट कितना होगा, करंट इज इक्वल टू V/R। V है 15 एम्पियर, 5 ओम 3 एम्पियर का करंट चलेगा, 15 वोल्ट था वो। कितना करंट चल रहा है, 3 एम्पियर का करंट यहाँ से चल रहा है। ये देखिए यहाँ से 3 एम्पियर का करंट चलेगा, लेकिन अब यहाँ जाने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा। ठीक है। तो जब ये पैरेलल में होते हैं तो इन्वर्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इन्वर्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी इधर से कितना करंट जाएगा, इधर से कितना करंट जाएगा, वो इन्वर्स लॉ के हिसाब से। तो हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं करंट थ्रू सर्किट BCD इधर से कितना जाएगा, तो इन्वर्स लॉ के हिसाब से हम लोग इसको I1 कर लेते हैं। और ये इन्वर्स लॉ के इसमें कितना रेजिस्टेंस है उसे छोड़कर उसके पैरेलल में कितना है, तो या यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखते हैं R2 R1 + R2, ये फॉर्मूला लिखते हैं। I1 निकालना है, R2 रेजिस्टर ऊपर, नीचे में दोनों का प्लस, और ये मैक्सिमम करंट इन्वर्स लॉ के हिसाब से बाय इन्वर्स लॉ। ठीक है ना। अब I1 जो है इसका रेजिस्टेंस लेंगे हम लोग तो 3 हो जाएगा, नीचे 3 + 6 × 3 ओम का 3 एम्पियर का करंट ये जो है ये ले लिया। कितना आ जाएगा I1 हमारा, ये 1/3 आ गया ये, और ये 3 इसे काट दिया, तो 1 एम्पियर का करंट तो इधर से जाएगा, 1 एम्पियर का करंट, और बाकी 2 एम्पियर का इधर से चला जाएगा, इधर से जा रहा होगा 2 एम्पियर का करंट, बाकी जो है वो निकाल भी सकते हैं हम लोग, इधर से जा रहा होगा 2 एम्पियर का करंट। आगे चले हम लोग, यहाँ से मिटा दे। अब क्या बताया, ये देखिए जो पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग कैपेसिटर में निकालना चाहते हैं, तो ये वाला लाइन, ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट दोनों पैरेलल में है, और जो पैरेलल में होता है दोनों में पोटेंशियल बराबर होते हैं। कुछ बात समझ रही है ना, पैरेलल में पोटेंशियल बराबर होते हैं। अगर हम लोग इस वाले सर्किट पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है अगर निकाल दें तो उधर भी पोटेंशियल उतना ही होगा। ठीक है ना। तो हम लोग इस वाले में पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस CD एंड DF। कितनी बात सुन में,
तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप across capacitor is equal to potential difference across resistor CD plus potential difference across resistor DF। इन दोनों का ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें ये जो CD है इसका रेजिस्टेंस तो 3 ओम का है और करंट कितना जा रहा है CD से 1 एम्पियर का, क्योंकि हम लोगों ने इसी का निकाला है, ये देखा ना, ये 1 एम्पियर का इसमें निकाला है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 रजिस्टर हो गया, 1 एम्पियर का करंट हो गया ये इसमें CD में। और यहाँ पे DF में क्या आएगा, इसका जो रेजिस्टेंस है 3 है, लेकिन करंट कितना जा रहा होगा इसमें DF में 3 जा रहा होगा, क्योंकि ये 1 इधर से और 2 इधर से, फिर मिल के ये 3 यहाँ से आ जाएगा ये। तो 3 रजिस्टर है, 3 ओम एम्पियर का करंट है। कितनी बात सुन में 3 + 9 12 वोल्ट का ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है ना, तो क्या समझ में आया, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है 12 वोल्ट, PD ऑफ कैपेसिटर 12 वोल्ट का, ये हमने निकाला आंसर इसका। अब ये देख लिए हम लोग कैसे निकाला है। हम लोगों ने पहले रेजिस्टेंस को यूज़ किया है और कैपेसिटर को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि हमें पता कि इन दोनों में पैरेलल है तो दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा पैरेलल में। इसे हटा के फिर इनमें कितना कितना करंट आ रहा है, इसमें कितना करंट है, इधर से कितना करंट जा रहा है, वो करंट निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से करंट निकाला, फिर इसमें कितना करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख के और निकाला गया इस तरह से ये। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस विद कैपेसिटर का एक एप्लीकेशन देखा। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा हमारा, क्या है ये, मैं फिगर को पहले बताता हूँ फिर क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। एक बैटरी है 10 वोल्ट का लगा हुआ है और ये इस तरह से एक रजिस्टर 1 ओम 3 ओम 2 रजिस्टर लगे इस तरह से हैं, और ये 3 ओम 1 ओम ये भी 2 रजिस्टर ऐसे लगे हुए हैं। लेवलिंग किया, यहाँ C ये D और यहाँ A N ये B है पॉइंट। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। फिगर के हिसाब से ये 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। यहाँ और यहाँ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये बताना, A एंड B में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ये बताना है हम लोग को। कितनी बात सुनिए, करते इसका सोल्यूशन। क्या दे रखा है कि देखिए इस वाले लाइन में CAD 1 ओम का ये 3 ओम का ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो टोटल 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। और CBD के लाइन में इसमें भी 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, 2 सीरीज में लगे हैं ना, दोनों ऐड कर तो 4 ओम का हो जाएगा। और ये 4 पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या है, सॉल्यूशन में करते हैं 1 ओम and 3 ohm resistors are in series in both circuit CAD and CBD। ठीक है ना। So 4 ohm resistor 4 ohm resistor in each row are in parallel. So the equivalent
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दोनों पैरेलल में तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे प्लस कर दिया, 16/8 ये 2 ओम का आ गया। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम। तो करंट कितना चलेगा, इन सब का चारों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 2 ओम आ गया। तो करंट निकालेंगे, करंट यहाँ से कितना चलेगा, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा आई वो निकाल लें। करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू V अपॉन R डैश। V है 10 वोल्ट, R है 2, तो करंट हो गया 5 एम्पियर का करंट यहाँ से निकलेगा, 5 एम्पियर का। कितनी बात सुनी, करंट यहाँ पे 5 एम्पियर का होगा। अब जब यहाँ जाएगा करंट यहाँ पे 5 एम्पियर का, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दोनों में देख रहे हैं, दोनों में 4-4 ओम का रजिस्टर है, तो दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, तो 5 है तो 2.5 उधर, 2.5 इधर, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना। ईच रो हैज़ resistance of 4 ohm. So the current will be equally distributed, equally divided. Now the current in each row is equal to 5/2, 2.5 एम्पियर। ठीक है ना। इधर से भी 2.5 जगह, इधर से भी 2.5 जगह। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया, क्या हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए एंड बी के बीच में। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, सी और ए के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए, वी सी माइनस वी ए। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस सर्किट में जो है आई इंटू आर ले लेंगे। आई कितना है 2.5 और आर कितना है 1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ बीच में। तो ये 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सी एंड ए के बीच में। ऐसे ही दे रखा है ऑल्सो वी सी माइनस वी बी। यहाँ से सी एंड बी में देखो, इसमें भी करंट 2.5 जा रहा है, तो आई इंटू आर इसमें भी ले लेंगे। 2.5 करंट है, मगर इसका जो रेजिस्टेंस है 3 ओम है। ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.5 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा। कितनी बात सुन में। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप 7.5 का हो रहा है, यहाँ पे 2.5 का हो रहा है। अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए माइनस पोटेंशियल बी लेना चाहते हैं, ए एंड बी के बीच में देखना चाह रहे थे ना हम लोग, तो क्या लिखेंगे, वी सी बी माइनस वी सी ए, इस तरह से लिया। ठीक है। देखिए कैसे अरेंज करेंगे इसको, बड़े वाले से छोटे वाले में से माइनस कर देंगे। देखो VC में से VB यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस C हो जाएगा VC, ये प्लस VA हो जाएगा, तो माइनस VC प्लस VC कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस VA बचेगा, यहाँ माइनस V बचेगा, तो A माइनस B के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है। लेकिन इसका वैल्यू जो है 7.5 है और इसका वैल्यू जो है 2.5 है, तो 5 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। इस क्वेश्चन में हमने ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं कि हम लोग बीच में कहीं 2 पॉइंट पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग करंट निकालेंगे दोनों ब्रांच का, और करंट निकालने के बाद कितना, जिस पॉइंट तक हमें जाना वहाँ तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है
बात समझ में आ रही है? अगर मान लो हमें यहाँ और यहाँ निकालना होता, ये देख लो, अगर मान लो इस पॉइंट पे हम लोग एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ ई लेते हैं, तो यहाँ पोटेंशियल कितना निकालते हैं हम लोग? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये 4 का रेजिस्टेंस लेते हैं और 2.5 का करंट लेते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर वहाँ 10 आ जाता है, ठीक है ना? यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो 10 वोल्ट यहाँ आ जाता है और फिर यहाँ पे 7.5 वोल्ट आता है। तो उस तरह से हम निकालते हैं। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हम लोग कैसे निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, वो उसके लिए ये क्वेश्चन हमने कराया है, ठीक है? इसे प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपको बेसिक बातें समझ में आएंगी कि ये क्यों कराया गया और कैसे करना है हमें कंपटीशन में अगर आता है तो। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ये क्या दे रखा है? एक फिगर दे रखा हमने, सर्किल बना हुआ है यहाँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर है, यहाँ 8 का है, यहाँ 30 का है। अब हमें बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये ऐसे दे रखा है तो कैसे करेंगे? तो इस सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करते हैं। हाँ, इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे सिंपल फॉर्म करने के लिए। तो इसको जब हम लोग सिंपल करेंगे, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग, रीड्रॉइंग द गिवन सर्किट। क्या है ये? इस ए को इधर ले लेते हैं, ए, और ये जो 2 रेजिस्टेंस है 3 और 6 ओम का, ये ऐसे लग जाएंगे पैरेलल में, 3 ओम एंड ये 6 ओम, ठीक है ना? 3 ओम है, 6 ओम, और फिर ये जो 8 ओम का रजिस्टर है वो यहाँ पे है, 8 ओम का रजिस्टर ये वाला है, और एक रजिस्टेंस जो है ना यहाँ से लेके 30 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ये 30 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और ये बी पॉइंट है। इस तरह से हम लोग रीड्रॉ कर लिया इसको। अब क्या होगा? ये दोनों तो 3 और 6 वाला पैरेलल में है, उसके साथ 8 वाला सीरीज में है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? रजिस्टर थ्री एंड 6 आर इन पैरेलल and 8 ohm resistors is in series. So the equivalent resistor, the equivalent resistance, इनका सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? इसको R डैश निकाल लेते हैं या R1 कर लेते हैं। तो ये जो पैरेलल में था, पैरेलल में जब होता है तो ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे में प्लस कर लेते हैं, और उसके साथ ही ये 8 जो है ना सीरीज़ में है, तो ये R1 आ जाएगा, ये 18/9 प्लस 8, R1 जो है 10 ओम का आ गया, ठीक है ना? अब ये जो 10 ओम है, ये 30 ओम है, ये दोनों पैरेलल में आ गए। 10 ओम 10 ओम एंड 30 ओम रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, सो इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 ले लेते हैं। तो 10 और 30 पैरेलल में है, तो 10 और 30 ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में इसे प्लस कर लो, ये ऊपर आ जाएगा 300। पीछे वाले बच्चों को दिख रहा है ये?
ठीक है। और ये जो है 0 से 0 काट लिया, 4 से काटेंगे तो 4 7 ज़ा 0.5, तो ये हमारा 7.5 ओम इसका फाइनल इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसको हमने इसलिए करा रहे हैं कि इसमें जो है ना इस तरह से बना हुआ है। ऐसे फिगर जो अगर कॉम्प्लिकेट बना हो तो उसको आप सिंपल में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल में रीड्रॉ कर लीजिए, और सिंपल में जब रीड्रॉ कर लेंगे ना तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे आप इधर उधर करते रहेंगे, ऐसे बना लिया तो ये सब, इसको खींच के इधर लेके आ गए, ये दोनों पैरेलल में यहाँ बन गया, उसके पीछे ये 8 बन गया, और ये यहाँ से लेके इसके यहाँ से लेके और ये यहाँ तक 30 लगा हुआ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन हम लोग सेल से करने लगे। अभी तक तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड कर रहे थे। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन मोटे मोटे क्वेश्चन हमने कराए हैं, बाद में हम लोग कराते रहेंगे। ये वीडियो के हिसाब से जो बेसिक कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को देखते हुए एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन दे रखा, देखिए क्या दे रखा है कि ये समझा रहे हैं, एक वोल्ट मीटर है, एक सेल है, एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, एक की है, और इसके बेस पे ये क्वेश्चन मैं पढ़ के दिखाता हूँ। द रीडिंग ऑन ए हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2, यानी ये जो है ना ओपन सर्किट है। When the terminal of the cell are also connected a resistor of 5 ohm, then the voltmeter reading drops to 1.8 volt. Find the internal resistance of the cell. क्या मतलब हुआ, ये जो सेल है अगर खाली हम लोग इधर से लेते हैं ना तो ये जो वोल्ट मीटर है 2.2 वोल्ट रीड कर रहा है, लेकिन अगर इसी सेल को अगर इधर से लेते हैं इस तरफ से जिधर रजिस्टर लगा हुआ है तो उस वक्त फिर रीडिंग देता है 1.8 वोल्ट। तो बताना है कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम कर रहे हैं। कितनी बात समझ में आई। सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग, सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप, एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। क्या मतलब हुआ, ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो होता है एक्सटर्नल I इंटू आर होता है और ये I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है ये। ठीक है ना। कितनी बात सुन में। ये जो है हमारा, इसको हम लोग V को V रहने देते हैं, और ये अगर हम लोग सॉरी इसको V रहने देते हैं, ये V रहने देते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे जो है I को जो है V अपॉन R कर लेते हैं, इंटू स्मॉल r कर लेते हैं। ठीक है। इस v को देखो, इस v को इधर लाते हैं तो e माइनस वी इज इक्वल टू वी स्मॉल r कैपिटल R। और अगर हम स्मॉल r को निकालना चाहते हैं तो e माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे जो e दे रखा था वो 2.2 वोल्ट है, और v जो दे रखा है 1.8 वोल्ट है, और जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। ठीक है। इसे जब इस पर हम लोग फिल करेंगे वैल्यू को, ठीक है ना, इस वैल्यू को डालेंगे तो क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल R। ई है 2.2 माइनस 1.8 अपॉन 1.8 इंटू 5। ये कितना आ जाएगा हमारा 0.4 अपॉन 1.8 इंटू 5। डेसिमल से डेसिमल काट देते हैं और ये आ जाएगा 10 अपॉन 9 ओम का रजिस्टर आएगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस, या 1.1 ओम का आ जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। मैं इसको किस लिए कर रहा हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये एक होता है। पहले भी हम लोगों ने थ्योरी में हमने लेक्चर में समझाया है, मगर ये यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।
ये हमारा एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं ना, ठीक है। क्या दे रखा ये, अ कार हैज़ फ्रेश स्टोरेज बैटरी of EMF 12 volt, an internal resistance 5 into 10 power minus 2 ohm. If the starter motor draws a current of 90 ampere, what is the terminal voltage of the battery when the starter is on? ठीक है, क्या समझ में आया? पहले मैं एक एक पार्ट करके बताता हूँ कि एक बैटरी है, उसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट का, EMF जो है ना 12 वोल्ट का है, और जब उसको स्टार्ट करेंगे बैटरी को तो स्टार्टिंग के टाइम में ज़्यादा करंट चाहिए, वो 90 एम्पियर का करंट चाहिए, ठीक है ना। और उस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 इंटू 10⁻² ओम के बराबर है। तो बताता है कि जो पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर है वो रीड करेगा तो कितना करंट रीड करेगा, सॉरी कितना EMF रीड करेगा, कितना, व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द स्टार्टर इज़ ऑन। स्टार्टर को ऑन करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज कितना दिखेगा हमें, कितनी बात सुन में आगे चले। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, क्या दे रखा है ये सोल्यूशन में, ये EMF दे रखा 12 वोल्ट का, ठीक है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r 5 इंटू 10⁻⁻² ओम का, ठीक। और स्टार्टर करंट जो है ना, स्टार्टर करंट ये I जो है 90 एम्पियर का चाहिए, ठीक है। तो हमें टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू, जैसे हम लोग E इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू स्मॉल r, ये होता है हमारा। ये एक्सटर्नल में कितना पोटेंशियल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है और ये इंटरनल में, दोनों प्लस करते हैं। अब क्या होगा कि ये हमें टर्मिनल पोटेंशियल बताना है V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। हमारा ये जो है ना E है, EMF 12 वोल्ट का है, और ये करंट जो है ना 90 एम्पियर, और इंटरनल रेजिस्टेंस 5/100 भी कर सकते हैं इसको, 5/100 भी कर सकते हैं। तो ये एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 5 2 जा, और 2 से 9 को काटेंगे तो 4.5, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4.5, तो ये आ जाएगा 7.5 वोल्ट। तो हमारा टर्मिनल जो है वोल्टेज जो रीड करेंगे वो 7.5 वोल्ट आएगा इस वक्त, ठीक है ना। यहाँ पे जो है स्टार्टर करंट देखिए 90 कितना एम्पियर चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, कितनी बात समझ में। आगे बोला क्या, अगला देखिए सेकेंड पार्ट, आफ्टर लॉन्ग यूज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू 500 ओम, what is maximum current can be drawn from the battery, assume the EMF of the battery remain unchanged। जो बैटरी जो है ना यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करते 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 बहुत पुराना हो गया, और जब पुराना होता है बैटरी तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ने लगा, तो वही जो पहले 5 इंटू 10⁻² ओम था, अब वो रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते 500 ओम हो गया। तो अब बताना है कि कितना करंट होगा, कितनी बात में कितना करंट चल रहा होगा। EMF ऑफ द बैटरी अभी भी उतना ही है, बैटरी का EMF अभी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसको करते हम लोग, इसमें EMF कितना दे रखा बैटरी का 12, कितनी बात समझ में 12 है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हो जाता, बढ़ जाता है ना, तो एक्सटर्नल वायर में कोई करंट नहीं चलता। क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस जब बहुत बढ़ जाता है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं चलता, ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं, बी पार्ट के लिए, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस increases
द पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू 0। एक्सटर्नल का जो पोटेंशियल ये वाला था ना वो 0 हो जाता है। तो EMF इज इक्वल टू V प्लस I इंटू R, है ना, वही फॉर्मूला लाया हम लोगों ने। हाँ, लेकिन ये 12 है और ये हो गया 0, और ये हमें करंट लेना है कि करंट कितना होगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस ना 500 ओम हो गया। ठीक है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस 500 ओम आ गया। अब अगर 500 को इधर लाते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू 12/500। ठीक है ना, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 टू 10 टू 5 4 10 टू द पावर -2 एम्पियर का करंट चलेगा। ठीक है ना। अगर हम लोग इसको इसमें ले जाते हैं तो ये हम लोग लिख सकते हैं 0.024 एम्पियर। ठीक है, कितनी बात सुन। और अगर हम लोग इसको हम लोग मिली एम्पियर में करें तो 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 24 मिली एम्पियर हो जाएगा। ये एम्पियर देखो करंट कितना कम हो गया, मिली एम्पियर में चला गया। 24 मिली एम्पियर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दे इसको। हाँ, तो मिली आने के लिए, ठीक है ना। तो इतना करंट चलेगा। क्या समझ में आया, किसी बैटरी को जब हम लोग डेली यूज़ करते हैं अपने घरों में, तो लंबा यूज़ कर काफ़ी दिन चलता है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम आता है। बाहर का कोई भी डिवाइस जो ना काम नहीं करता, तो उसमें हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल ड्रॉप 0 ले लेते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना हो गया। इतना करंट पे कोई भी मशीन नहीं चलता। मिली एम्पियर में है तो कोई भी डिवाइस नहीं चलेगा। ठीक है ना। अब हम लोग चाहते हैं कि इस बैटरी को हम लोग इसको चार्जिंग करा दें। ठीक है ना, बहुत सारे डिवाइस है जिसको हम लोग चार्जिंग करते हैं। तो अब इसको चार्ज कराने जा रहे हैं। देखो तो बैटरी को क्या हो रहा है, चार्जिंग करा रहे हैं। इफ़ द डिस्चार्जिंग बैटरी इज चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल EMF सोर्स इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग ग्रेटर और लेस दैन द EMF 12 वोल्ट। जब हम लोग जो बैटरी हमारा था वो तो बहुत पुराना हो गया, अब हम लोग उसको चार्ज कराते हैं, यानी उसका बैटरी डाउन हो गया, अब हम उसको एक्सटर्नल बैटरी से चार्ज कराते हैं। तो जब हम लोग चार्ज करा रहे होंगे, कितनी बात सुन में आई, तो उस बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट से कम आएगा या 12 वोल्टेज से ज़्यादा आएगा, ये बताना है। ठीक है, इसको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि इसमें एक पॉइंट है जो समझना है, और इसी लॉजिक के लिए, उसी पॉइंट के लिए हम ये क्वेश्चन करा भी रहे हैं। ठीक है, क्या बताया कि जैसे हमारा बैटरी होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस लगता है इसमें, ठीक है ना, इसका अपना रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हम लोगों ने देखा, ये EMF है 1 2 3 जितने भी लगे हुए हैं, ये पूरा एक ग्रुप में है इस तरह से एक। ठीक है ना। ठीक, अब इसका तो बैटरी डाउन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, बहुत करंट कम आ रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको एक चार्जिंग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, चार्जिंग बैटरी से। ठीक है ना, ये चार्जिंग बैटरी है। ठीक है, और ये जो चार्जिंग बैटरी है, ये पोटेंशियल से, इधर से पोटेंशियल से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इधर से नेगेटिव टर्मिनल से, और इससे चार्ज चलना शुरू होता है या करंट चलना शुरू होता है। इसके पॉजिटिव से, जैसे पहले तो बैटरी से करंट इधर से निकलता था, ऐसे बैटरी जब था तो करंट ऐसे निकल के ऐसे जाता होगा, लेकिन अब जब चार्जर लगाएंगे, चार्ज कर होंगे, तो ये इतना करंट देगा, चार्ज देगा कि वो इसके अंदर जा रहा होगा। हाँ, तो इसका जो अपना बैटरी का जो फ्लो था चार्ज का, उसके अपोजिट में ये चार्जिंग की वजह से चार्ज आएगा।
ठीक है ना, क्योंकि वो चार्ज कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज का जमा करा रहा है। पहले तो फ्री था तो इसी से चार्ज निकल के आ रहा था, करंट आ रहा था, लेकिन चार्जिंग की वजह से अब वो इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेशन करा रहा है। कितनी बात सुनिए। तो अब ये जो जब चार्ज आ रहा होगा तो अब जो पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, V इज इक्वल टू EMF प्लस I इंटू R। जब चार्जिंग करेंगे तब, सी पार्ट में कर रहा है, व्हेन चार्जिंग अ बैटरी, ठीक है ना, द टर्मिनल पोटेंशियल इज गिवन एज, ठीक है ना, ये इस तरह से दिखा रहा है, V इज इक्वल टू E इंटू आई, E प्लस आई इंटू आर। अब इसका तो पोटेंशियल कितना है, 12 ये है ही है, 12 है ही है, और जो करंट इसमें आ रहा होगा उसकी वजह से रेजिस्टेंस होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, और फिर इसमें 12 में प्लस कर देंगे, तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 12 या लेस देन 12, बढ़ जाएगा। सो ड्यूरिंग चार्जिंग, the terminal potential is greater than the EMF, that is 12 वोल्ट, 12 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा जब चार्जिंग होगा तब। तो हम लोग आमतौर पे ये जानते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल जो है EMF से कम होता है, ठीक है ना, EMF से कम होता है, लेकिन जब चार्जिंग कर रहे होंगे तब टर्मिनल पोटेंशियल EMF से ज़्यादा आता है, ये एक कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये हमारा दे रखा है ये चार्जिंग का, और चार्जिंग हमेशा बाहर से बैटरी को चार्ज करते हैं, ये चार्जर हो चार्ज कर रहे हैं, जैसे हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं, हमारा मोबाइल जो है ना डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है ना, फिर चार्जिंग करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज जमा कराते हैं, तो जब चार्जिंग कर रहे होंगे उस वक्त उसका EMF से भी ज़्यादा पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल हो रहा होगा। कितनी बात सुनी, ये था क्वेश्चन इसमें।